नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी। कैसे आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिएगा, अपनी जो सीरीज चल रही थी उसी में आगे चलेंगे अपन है। और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से, मस्त तरीके से अपन इन क्वेश्चन को देखेंगे। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे अपने तरीके से और आपका साथ चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी मजा लोगे इस सीरीज का। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे इसको बहुत ही परफेक्ट वे में, एक शानदार तरीके से और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तो मां सरस्वती का नाम लेके, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये लीजिए आज की स्क्रीन पे। चलिएगा, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन, काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्राइंगल है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलेगा, बहुत ही परफेक्ट वे में, एक शानदार तरीके से। और मुझे बताइए आप कि कितने ट्राइंगल है इसमें। तो आपने कहा सर ऐसा डिब्बा जब भी दिखे, तो सुनिएगा एक चीज, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ग में यदि उसके दोनों विकर्ण खींच दे तो जितने डिब्बे हैं उसके डबल ट्राइंगल होंगे। जितने बॉक्स है उसके डबल ट्राइंगल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि जैसे मैं यदि बात करूं तो ये जैसे वर्ग है, इसमें दोनों विकर्ण खींच रखे हैं, इस वर्ग में भी दोनों विकर्ण खींच रखे हैं। मैंने कहा इसमें कितने ट्राइंगल, तो आपने कहा सर नंबर ऑफ बॉक्स की बात करें तो 4 बॉक्स है। मैंने कहा 4 का डबल 8 ट्राइंगल हो गए। इसमें भी बात करें तो 4 बॉक्स है, 4 का डबल 8 ट्राइंगल हो गए। और मैंने कहा 8 और 8 कितना हो गया, तो आपने कहा सर 16 है। कितना हो गया, 16 है। अब यदि दोनों को एक साथ देखें तो मैंने कहा कितने ट्राइंगल बढ़ेंगे, तो आपने कहा सर 2 ट्राइंगल और बढ़ जाएंगे। एक सीधा वाला और एक जो अपना भाई उल्टा लटक रहा है, एक अपना भाई जो उल्टा लटक रहा है, ये भी अपन जोड़ देंगे तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। तो ऐसा डिब्बा हो तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आपने कहा सर 16। तो सीधे सीधे ये सिंगल होता तो भी 8, ये सिंगल होता तो भी 8। 8 और 8 कितने हुए, 16। दोनों को साथ में देखा तो एक सीधा एक उल्टा, 2 और बढ़ के कितने हो गए, 18। ऐसा प्यारा डिब्बा 18 ट्राइंगल रख रहा है। मैंने कहा इसके अलावा इसमें 18 हो गए, 18 के बाद में यदि बात करें तो आपने कहा सर ये वाला 19 है, ये वाला 20 है, ये वाला 21 है, ये वाला 22 है। चलेगा, बोलेगा कितने ट्राइंगल है, तो आप कहोगे सर 22 ट्राइंगल होंगे। बिल्कुल, जिनका 22 आंसर आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बड़े प्यारे ढंग से। ये लीजिए आज का सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही परफेक्ट वे में और एक शानदार तरीके से। मुझे बताइए आप कि एक लुप्त संख्या, फाइंड द मिसिंग नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मुझे बताइए कि इसमें कितने जो संख्या है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प आएगा। तो आप कहोगे सर ठीक है। मैंने कहा सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की संख्या पूछी जा रही है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो आपने कहा सर ठीक है, परफेक्ट वे में एक शानदार तरीके से बता देंगे हमें। मैंने कहा सुनिएगा, आप एक काम कर सकते हैं, कि पहले तो ये देखिए कि यहाँ जैसे ये संख्या देखो, बीच की संख्या तो 3 है। मैंने कहा यहाँ देखिए 2 डिजिट है, 1 और 1 है। मैंने कहा यदि इस पहले वाली संख्या का यदि क्यूब करेंगे ना तो ये दूसरे वाली संख्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैंने कहा यहाँ 2 लिखा है, इस 2 का यदि क्यूब करोगे ना, आप 2 का क्यूब करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये सेकंड वाला डिजिट आ जाएगा। कहने का मतलब ये पहले वाला डिजिट 3 का क्यूब कितना, तो आपने कहा सर 27। 3 का क्यूब है, मतलब 3 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो 4 का क्यूब आएगी। तो 4 का क्यूब कितना, तो आपने सर 4 का क्यूब बगल में लिख देंगे। तो 4 का क्यूब कितना, 64। तो आंसर 464 होगा, 464 होगा। तो आपने कहा सर ऑप्शन ए में इंतजार कर रहा है। मैंने कहा परफेक्ट है, लगा दीजिएगा। दुनिया ब्रह्मांड की कोई सी भी शक्ति आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। ये देखिए आप, यहाँ 5 लिखा है,
5 का क्यूब कितना है 125, 5 का क्यूब कितना है 125। तो संख्या लिखी, उसका क्यूब बगल में लिख दिया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। तो दैट आंसर इज द फाइनल आंसर। चलेगा, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा बहुत ही शानदार तरीके से। और जो साथी हमारे अब जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। चलिएगा, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। मूव करेंगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपने करेंगे एक निश्चित कोड भाषा में प्लेट को, PLATE प्लेट को जो है वो कितना लिखा जा रहा है। तो आपने सर प्लेट को लिखा जा रहा है 32876। उसी भाषा में BLEND को 52694 लिख रहा है। तो सेम भाषा में DENTED को क्या लिखा जाएगा, ये वर्ड पूछा जा रहा है। अब सुनिएगा आप एक बात, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो एक बात का ध्यान रखना, और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट व्यू की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बहुत पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड पूछ रहा है, मैंने कहा 2 वर्ड दे रखे, देखो प्लेट का कोड दे रखा है, ब्लेंड का कोड दे रखा है, और डेंटेड का कोड पूछ रहा है। मैंने कहा 2 वर्ड देके तीसरा वर्ड पूछे तो एक की नजर इसके जो भी अल्फाबेट दिख रहे हैं, जैसे जो भी अल्फाबेट दिख रहे हैं DENTED, एक नजर देखो कि जो दोनों वर्ड दे रखे थे क्या उनमें दिख रहा है, क्या ये सारे अल्फाबेट इन दोनों में दिख रहे हैं क्या। तो आपने कहा सर बिल्कुल डी जो है दिख रहा है, ई बिल्कुल दिख रहा है, एन बिल्कुल दिख रहा है, टी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे फिर बात करें ई, तो ई भी बिल्कुल दिख रहा है, और डी की बात करें तो दिख रहा है। कहने का मतलब जो तीसरा वर्ड पूछ रहा है उसके सारे के सारे अल्फाबेट ऊपर वाले दोनों में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वहीं से उठा के नंबरिंग दे लेनी है। जो यहाँ इसके नंबरिंग दे रखी है वही नंबरिंग, यहाँ अल्फाबेट की नंबरिंग का कोई रोल नहीं, अपनी मर्जी से अपन ने दे दिया था, वो टिप के लिख लेना है। तो आपने सर डी की बात करें, मैंने कहा डी की बात करें तो लास्ट वाला कोड कितना है 4 है, आंसर 4 से स्टार्ट होगा। मैंने कहा एक नजर ऑप्शन पे दौड़ाइए, तो आपने कहा सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 रखा है। मैंने कहा परफेक्ट है, दुनिया ब्रह्मांड की कोई सी भी शक्ति आ जाए ना तो आंसर गलत नहीं करेगी। सारे बैठाने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपना एग्जामिनर जो है वो केवल जो है आपसे केवल ऑप्शन मांगेगा, वहां व्याख्या नहीं मांगेगा। तो आपको सारे बैठाने की जरूरत नहीं, एक बैठाओ ऑप्शन की तरफ देखो, यदि फिर पहला सेम 2 ऑप्शन में हो जाए फिर दूसरा बैठा के देख लो, लेकिन सारे बैठा के फिर ऑप्शन की तरफ नहीं देखना। तो आपने कहा सर ठीक है। बाकी मैंने कहा ई की बात करें तो ई देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, तीसरा डिजिट जो है 6, यहां देखोगे लास्ट वाला तो भी 6 ही मिलेगा, तो ठीक है। एन की बात करें तो एन को कितना, तो आपने कहा सर एन की बात करें तो लास्ट से सेकंड मतलब 9। फिर टी की बात करें तो सर आपने कहा कि टी की बात करें तो फोर्थ वाला 7 है। मैंने कहा ई की बात करें तो आपने कहा सर ई मतलब तीसरा वाला कितना 6 है, चलेगा बहुत बढ़िया। और डी की बात करें तो आपने सर लास्ट वाला 4, तो दैट आंसर इज द परफेक्ट आंसर। बस इतना ध्यान रखना है कि 2 वर्ड दे दे और तीसरा वर्ड पूछ ले, तो डायरेक्ट ये देख लेना कि जो वर्ड पूछ रहा है उसके सारे अल्फाबेट क्या दोनों वर्डों में दिख रहे हैं, यदि हाँ तो फिर नंबरिंग देने की जरूरत नहीं, यहीं से टिप के लिख लेना, जो ऊपर लिखा है जिस अल्फाबेट को जो डिजिट वही वहां अपन लिख लेंगे। चलिएगा बहुत बढ़िया भाई, सभी का स्वागत है। मजा आ रहा होगा आपको, एक बार बता दीजिए कैसी क्या लग रही है क्लास, मजा तो आ रहा है ना आपको। और ये कंफर्म है कि आपका जो भी सपना है उसको पूरा करने के लिए हम 100% मेहनत करेंगे, हम अपनी तरफ से 101% देंगे। आप अपनी तरफ से 99% भी दे देना, आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा, ये अपना वादा है। क्योंकि आपका लक्ष्य है कि आप अपना सपना पूरा करके अपने माता पिता का जो सपना है उनकी आंखों में वो खुशी मिट के कि हाँ अपना जो लड़का या लड़की है वो सिलेक्शन ले चुका है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे बताइए ये कि यदि सुपर को 79 लिखा जाए, सुप्रीमे को 97 है, देन लेबर को क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा छोटी संख्या दिख रही है और ऐसा तभी पॉसिबल है कि इनकी प्लेस वैल्यू देखे,
या तो जोड़ के कर सकता है या गुणा करके कर सकता है। तो आपने सिर्फ प्लेस वैल्यू देते हैं पहले, तो इनका जो नंबरिंग है बाएं से वो दे लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो आप है। तो मैंने कहा SUPER है, इसको नंबरिंग दिया तो आपने कहा सर इसको लिख रहा है 79। मैंने कहा पहले तो नंबरिंग दीजिए। तो आपने कहा सर S 19 नंबर का है, 19 नंबर का अल्फाबेट है, U21 का है। मैंने कहा नीचे अंडरलाइन जरूर खींचिएगा। P16 प्रियंका चोपड़ा कितने साल की, 16 साल की। ई कौन से नंबर का, 5। आर कौन से नंबर का, 18। मैंने कहा एक बार टोटल करके देखिए इनका। तो आपने से 19 और 21 40 56 है, 61 और 18 को ऐड किया, सबको यदि ऐड करे तो आपने कहा सर 79 आ रहा है। मैंने कहा लिखा भी इतना ही है, मतलब ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये का यही काम है। मैंने कहा जी किसके साथ है, तो आप क्योंकि सर इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इन सब की प्लेस वैल्यू देख के टोटल करोगे तो 97 ही आएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों को चेक करना, केवल एक को चेक करके डायरेक्ट आंसर मत निकालना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने ऐसा ठीक है, मैंने कहा ये का यही पैटर्न, L 12 नंबर का अल्फाबेट है, A 1 नंबर का अल्फाबेट है, B 2 नंबर का अल्फाबेट है, O 15 नंबर का अल्फाबेट है, U 21 नंबर का अल्फाबेट है, R 18 नंबर का अल्फाबेट है। मैंने कहा टोटल कर लीजिए। आपने कहा सर 12 13 13 2 15 30 है, 30 और ये 51 हो गए, 51 के बाद में 59, 69 इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल जिनका 69 आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो आंसर गलत नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी मेहनत ही इतनी है, आप रात दिन लगे अपने सपने को पूरा करने में। तो मुझे बताओ कि आंसर कैसे गलत आ सकता है। और ये जिनके आंसर दूसरे आ रहे हैं, भाई जोड़ने में गलती हो सकती है। तो जल्दबाजी करो लेकिन एक परफेक्ट वे में, एक शानदार तरीके से। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। एक सीरीज दे रखी है आपको और अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। जब भी अल्फाबेट सीरीज हो ना, तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें जितने अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, इसका मतलब 3 सीरीज है। पहले वाले जो है वो एक प्यारी सी सीरीज लेके चल रहे, दूसरे अल्फाबेट एक प्यारी सीरीज लेके चल रहे, तीसरे अल्फाबेट एक प्यारी सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आपने ऐसा नंबरिंग दे लेते हैं, खेल नंबरिंग का है। मैंने कहा C 3 नंबर का अल्फाबेट, A 4 नंबर का अल्फाबेट, M 13 नंबर का अल्फाबेट, R 18 नंबर का अल्फाबेट। मैंने कहा कितना बड़ा, 3 से 5 बड़ा 8, 8 से 5 बड़ा 13, 5 बड़ा 18, तो 5 बढ़ेगा तो 23 है। मैंने कहा आंसर की सीरीज W से स्टार्ट होगी, W से स्टार्ट होगी, तो ये भाई साहब कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल, 2 भाई साहब बच गए। अब देखो दूसरा दोनों में एल एल है, तो मैंने कहा दूसरे पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तीसरे पे गेम खेलिए। तो आपने कहा सर ठीक है तीसरे पे, क्योंकि दूसरा दोनों में एल एल है तो पता नहीं चलेगा कि दोनों में से आंसर कौन सा है। तो आपने सर तीसरे पे दे लेते हैं B 2 नंबर का, I 9 नंबर का, 2 से 7 बड़ा 9, 9 से 7 बड़ा तो 16, 16 से 7 बड़ा तो 23 है, 23 से 7 बढ़ेगा तो 30। आपने कहा गुरुजी 30 नंबर का अल्फाबेट तो दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा 26 तक तो अपनी गाड़ी जाएगी ना, 26 से कितना ज्यादा 30। आपने कहा सर 4। मैंने कहा 4 नंबर का अल्फाबेट बोलो कौन, तो आपने कहा सर D। मैंने कहा यहां लिख दीजिए D, मतलब D वाला आंसर होगा। तो ये Z था तो कैंसिल है, आंसर WLD इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एग्जाम की अप्रोच मैंने कहा पहले देखे तो 2 कैंसिल हो गए, लेकिन 2 में W दिख गया था, दूसरा इसलिए चेक नहीं किया था क्योंकि दोनों में सेम था। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट तीसरे पे चले, तीसरे पे गेम खेला तो डायरेक्ट D आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। जिनका A ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सॉरी जिनका C ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया की कोई ताकत हो गलत नहीं ठहरा सकती इसको। ये एक प्यारी सी सीरीज, ये एक बहुत ही प्यारी सीरीज, प्यार से देखो इस सीरीज को और एक नजर इस सीरीज को देखो और बताओ मुझे कि आंसर क्या होगा। तो आपने कहा सीरीज बड़ी प्यारी है, कुछ भी नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपके वर्ग और क्यूब रटे हुए होने चाहिए और अल्फाबेट के नंबरिंग रटे हुए होने चाहिए और दूसरे विपरीत याद होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको कुछ चीजें जो है कंटेस्ट हो। तो आपने सर वर्ग क्यूब याद है, मैंने कहा वर्ग क्यूब ही दिख रहे हैं। देखिएगा ये जो है 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब 8 होता है उससे -1 है, 3 का क्यूब 27 उससे -1 है, 4 का क्यूब 64 उससे -1 है,
5 का क्यूब 125 उससे एक कम है, तो ये 6 का क्यूब -1 है, ये 7 का क्यूब -1 है, तो आप कहोगे सर ये 8 का क्यूब 512 -1 511, 9 का क्यूब 729 -1 है, तो मैंने कहा आंसर आगा 10 का क्यूब -1। मैंने कहा 10 का क्यूब, आपने कहा सर 1000, उससे एक कम कितना बोलो, 999, 999 इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथियों के 999 आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, तो अपन कहेंगे कि 999 इज द परफेक्ट आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि वर्ग और क्यूब दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, सीधे सीधे दिख सकते हैं या +1 में या -1 में या +2 में या -2 में, कहीं तो अड़ोस पड़ोस में दिखेगी संख्याएं। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है, जबरदस्त। चलिएगा बताएगा आप, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो क्या कह रहा है कि किरण उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो मैंने कहा पहले दिशाएं बढ़ा लेते हैं। मैंने कहा हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन होना तो स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना, स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना, और जिधर लाइनें खींच रखी है उस तरफ दायां है, दूसरी तरफ बायां, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपने सर ब्लैक बोर्ड और कॉफी की ऊपर वाली दिशा जो है वो उत्तर है, ये दिशा कौन सी, आप कहोगे सर दक्षिण है, इधर बात करें तो ये दिशा पूर्व है, और इधर बात करें तो ये दिशा पश्चिम है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, ब्लैक बोर्ड और कॉफी के ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है। मैंने कहा ठीक है, प्रारंभिक स्थान हमेशा इसको मानेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए आप कि क्वेश्चन में क्या प्रोसेस कर रहा है। तो इसने कहा कि किरण उत्तर की ओर 50 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह बाईं ओर मतलब लेफ्ट मुड़ती है, फिर 25 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा वापस से, फिर 40 मीटर चला, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ गया। और अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब सुनिएगा। कोई सा भी दिशा का क्वेश्चन हो, और यदि क्वेश्चन में ये कह दे कि बंदा पहले इतना घुमा, बाद में इतना घुमा, बाद में इतना घुमा, बाद में इतना घुमा, अब बंदा कौन सी दिशा में जा रहा है, यदि लास्ट की दिशा पूछ रहा है कि अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है या उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में देख लेना है कि बंदा बाएं कितनी बार घुमा और दाएं कितनी बार घुमा। तो आपने सर बंदे की बात करें तो बंदा बाएं 2 बार घुमा है, बाएं की बात करें तो 1 बार 2 बार, तो बायां 2 बार घुमा है। मैंने कहा दायां कितनी बार घुमा, तो आपने कहा सर दायां केवल 1 बार घुमा है, तो 2 बायां 1 दायां। मैंने कहा ये बात तो कंफर्म है कि कोई बंदा जितनी बार बाएं घूमे उतनी बार यदि दायां घूम जाए तो उसके मुख में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बायां घूम के आप एक दायां घूम जाए, आपका मुख वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा डायरेक्ट घटा दीजिए, 2 बायां घुमा 1 दायां घुमा, तो 1 घटा दिया, कितना आ गया, 1 लेफ्ट आ गया भाई। 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसिल हो गया, बच्चा कितना, 1 लेफ्ट है। मैंने कहा कि 1 बायां घुमा दीजिए, तो आपने कहा सर वो बंदा उत्तर दिशा में जा रहा था, 1 बायां घूमेगा। मैंने कहा बायां घूमेगा तो अब इसका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो आपने कहा सर पश्चिम दिशा में। मैंने कहा आंसर भी पश्चिम ही होगा, आंसर भी क्या होगा, पश्चिम ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, चलाने की जरूरत नहीं है। कब, जब लास्ट में पूछ ले कि अब बंदा कौन सी दिशा में जा रहा है या अब बंदे का मुख कौन सी दिशा में। तो आपने कहा बंदा पूरी यात्रा के दौरान 2 बार बाएं घुमाता, 1 बार दायां घुमाता, मतलब वास्तव में केवल 1 बायां घुमा, 1 बायां घुमा, मतलब उत्तर से 1 बायां घूमेगा, तो उसके मुख की पोजीशन कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर पश्चिम में। कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पश्चिम। बिल्कुल, जिनका पश्चिम आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, कमेंट बॉक्स में चलेगा, बहुत ही शानदार है। और जिनका कोई दूसरा आ रहा है तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, आपके लिए आपका मास्टर मेहनत कर रहा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत तो है, लेकिन अभी गलत आ रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वापस एक बार प्यार से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। ये लीजिए एक एनालॉजी का क्वेश्चन, और एनालॉजी के क्वेश्चन में मुद्राएं पूछ सकता है, वो संसद के नाम पूछ सकता है कि कहां की संसद क्या है, वो किसी जो जानवर है उसके छोटे बच्चे के नाम पूछ सकता है, वो किसी जानवर की आवाज का नाम पूछ सकता है। तो मैंने कहा यहाँ तो जो है वो मुद्राएं दे रखी है। आपने कहा सर चीन का संबंध जो युआन से, चीन की मुद्रा जो है वो युआन है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा का नाम क्या है,
जापान की मुद्रा का संबंध किससे है? जापान की मुद्रा का संबंध है किससे है? मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से। पहली बात तो अपने को जापान की मुद्रा का पूछ रहा है कि जापान में कौन सी मुद्रा चल रही है। चलिएगा जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और जीके आपका बेस्ट है ऐसा मान के चल रहे। और ये मुद्राएं वाले क्वेश्चन एग्जामिनर इतनी बार पूछ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। आप कहोगे सर बिल्कुल, मैंने कहा कुछ मुद्राएं बता देता हूं, मैं आपको कुछ मुद्राएं बता देता हूं जो बहुत ही प्यारी प्यारी है। मैंने कहा सुनिएगा, चीन का तो ये बता ही रहा है कि चीन में क्या चलती है, तो आपने कहा सर चीन में तो जो बात करें मुद्रा का नाम है वो युआन है। मैंने कहा और सुनिएगा, जापान का पूछ रहा है तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो आपका कमेंट बॉक्स में आ ही रहा है कि येन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। तो इसका आंसर तो येन हो जाएगा। आपने कहा सर रेड कहाँ की मुद्रा है? मैंने कहा रेड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। लीरा कहाँ की है? तो आप कहोगे सर इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। इटली की मुद्रा की बात करें तो इटली की मुद्रा का नाम लीरा है। मैंने कहा बांग्लादेश में क्या चलता है? तो आपने कहा सर बांग्लादेश में चलता है टक्का। बांग्लादेश में क्या चलता है? टक्का। मैंने कहा जर्मनी में क्या चलता है? तो आपने सर जर्मनी में चलता है यूरो। जर्मनी में क्या चलता है? यूरो। मैंने कहा रूस में क्या चलता है? रूस में क्या चलता है? तो आप कहोगे सर रूस में चलता है रूबल। रूस में क्या चलता है? रूबल है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ मुद्राएं जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में डॉलर चलता है। अमेरिका की बात करें तो डॉलर, और डॉलर एक से अधिक देशों की और देशों में भी चलती है। मैं बात करूं तो ब्रिटेन में बात करें तो पौंड चलते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो पौंड है। तो ये कुछ मुद्राओं के मैंने नाम लिख दिए, बाकी तो जितने देश है उतनी मुद्राएं हैं, जितने देश है उतनी मुद्राएं, लेकिन एग्जामिनर जिन जिन पे गेम खेलता है वो मैंने आपके सामने लिख दी। तो ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखोगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो अपना आंसर क्या हो गया? तो आप कहोगे सर येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। चलिएगा बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही परफेक्ट है। सुशी क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी है। सुशी क्या है? तो ये एक डिजिटल करेंसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा ना। चलिएगा बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब बताइए मुझे आप है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन और बताइए मुझे आप। एक ये वाला क्वेश्चन बताइए मुझे आप कि इसका आंसर क्या होगा। अपना आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहोगे सर इसकी बात करें ना तो ये अपने को पूछ रहा है कि CFIL है और CFIL है, इसको क्या लिख रहा है? तो आप कहोगे सर CFIL को लिख रहा है ORAUX है। ठीक है, परफेक्ट है, ये लिख रहा है। तो उसी भाषा में पूछ रहा है कि DGJM को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। एक बात तो आपके दिमाग में सीधी सीधी ये आई कि विपरीत लिख रहा है लास्ट अक्षर से। लो, इंडियन रेलवे, फनी, करेक्ट। मैंने कहा लास्ट अक्षर से बिल्कुल विपरीत दिख रहे, लेकिन आपने जब इधर ध्यान दिया तो एम का विपरीत एन होगा। तो मोबाइल नंबर, जयपुर क्यों ने, GT रोड, दूध वाला। मैंने कहा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? आपने कहा नहीं सर ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, NQTW वाला नहीं दिख रहा। मैंने कहा इसका मतलब पैटर्न दूसरा है, पैटर्न दूसरा है, ये पैटर्न तो नहीं दिख रहा, ये पैटर्न नहीं दिख रहा। तो आपने सर पैटर्न दूसरा। मैंने कहा सुनिएगा नंबरिंग दो इनको। सी कौन से नंबर का? 3 नंबर का। ओ कौन से नंबर का? 15 नंबर का। बताओ कितना बड़ा? तो आपने कहा सर 12 है। मैंने कहा F 6 नंबर का, R 18 नंबर का। बोलो बोलो कितना बड़ा? तो आपने कहा सर +12 है। मैंने कहा I 9 नंबर का, U 21 नंबर का। बोलो बोलो कितना बड़ा? +12 है। मैंने कहा L 12 नंबर का। X की बात करें तो ये जो है X कौन से नंबर का? तो 24 नंबर का। तो आपने कहा सर +12 है। मैंने कहा सारे के सारे +12 हो रहे हैं, 12 बढ़ रहे हैं। आपने कहा गुरुजी अब हम देख लेंगे इसको, अब तो हम इसकी वाट लगा देंगे। मैंने कहा सुनिएगा, डी कौन से नंबर का? 4 नंबर का। +12 बड़ा, बोलो कितना हो गया? 16। मुझे बताओ 16 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट? आपने कहा सर प्रियंका चोपड़ा 16 साल की। प्रियंका चोपड़ा 16 साल की तो पी। मैंने कहा पी वाला आंसर होगा, पी वाला आंसर होगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 कैंसिल, एक ही बच रहा है। तो सारे क्यों बैठाए? अपने को कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा कि सारे बैठाने वाले को गोल्ड मेडल दिया जाएगा? गोल्ड मेडल वो लेके जाएगा जो फास्ट करेगा और जल्दी करेगा और सही करेगा। तो आपने कहा सर ठीक है बहुत है। मैंने कहा लिख देता हूं फिर भी मैं तो। ये 7 नंबर का है, 12 इंक्रीज होगा तो 19 नंबर। 19 नंबर का अक्षर कौन है? एस।
मैंने कहा ये 10 नंबर का है, 12 में इंक्रीज होगा 22, बोलो 22 पे कौन, तो आपने कहा सर वी। मैंने कहा ये 13 नंबर का है, 12 में इंक्रीज होगा तो 25 पे, बोलो कौन आ गया, वाई। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल, जिनका ये सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो अपना आंसर गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा मूव करेंगे, मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं आपको कैलेंडर का, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है आपको दूं मैं। चलिएगा बताएगा आप, यदि राम का जन्म राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वे अपना तो वे अपना तो वे अपना पहला जन्मदिन तो वे अपना पहला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा, कितने वर्ष बाद मनाएगा, कितने वर्ष बाद मनाएगा। चलिएगा बताएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओगे। मुझे ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर या 8 ईयर। विच ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपन थोड़ी क्लासेज लेके आने वाले थोड़े दिनों बाद में, तो उसमें अपन परफेक्ट वे में हर टॉपिक को पहले थोड़ी से पढ़ेंगे, फिर उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर संडे को एक माह मैराथन हर बार लाएंगे और उसमें 3-4 घंटे में उन सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। भाई हम आपके लिए मेहनत करना है तो जी जान से मेहनत करेंगे, आपका सपना जो है वो भी पूरा होए और आपके सपने के साथ साथ हम लोगों का जो सपना है वो भी पूरा होए। चलिएगा देखिएगा, तो आपने कहा सर 29 फरवरी, यदि राम का जन्म है 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वो पहला जन्मदिन कब मनाएगा। मैंने कहा सुनिएगा, पहली बात तो बंदा अपना राम बाबू इस दुनिया में 1896 को आए, और मैंने कहा जी 29 फरवरी भी दिख रही है, 29 फेब दिख रही है, ये केवल और केवल है लीप वर्ष में दिखती है। आपने कहा सर ये लीप वर्ष क्या होता है। मैंने कहा ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन यदि शताब्दी दिख जाए तो 4 का भाग नहीं 400 का भाग देना। आपने कहा सर शताब्दी क्या होता है। मैंने कहा सेंचुरी, जिसके अंतिम 2 डिजिट 00 हो, ऐसे वर्ष शताब्दी कहलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि ऐसे वर्ष जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो वो लीप वर्ष कहलाते हैं, और ऐसी शताब्दियां जो 400 से डिवाइड हो वो लीप शताब्दी कहलाएगी। मैंने कहा ये तो कंफर्म है कि ये अपना जन्मदिन लीप वर्ष बाद मनाएगा। मैंने कहा लीप वर्ष बेसिकली 4 साल बाद आते हैं, 4 साल बाद चले तो वर्ष आ गया 1900। मैंने कहा प्यार से देखिएगा इसको, 1900 बड़ा प्यारा वर्ष है। आपने कहा सर ये तो शताब्दी दिख रही है। मैंने कहा शताब्दी दिख रही है तो अब 4 का भाग नहीं देना, क्योंकि 4 का भाग उन सभी संख्याओं में जाता है जिनके अंतिम 2 डिजिट 00 हो। इसका मतलब प्रत्येक शताब्दी में 4 का भाग जाता है, तो शताब्दियों में 400 का भाग देंगे। आपने कहा सर 400 का भाग दे लेते हैं। मैंने कहा देते रहिए, मर के पचले ना, तो 400 का भाग 1900 में नहीं जा रहा, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यहां जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अब जिनके 4 आ रहे थे उनका गलत क्यों है, आप समझ गए होंगे कि ये 4 तो आंसर नहीं है। तो आपने कहा सर ठीक है यहां नहीं मनाएगा। मैंने कहा जबरदस्ती किसी का जन्मदिन ऐसे नहीं कि ऐसे वर्ष में मना दो जिसमें 28 फरवरी तक ही हो। बंदा 29 फरवरी का वेट कर रहा है और ये साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की ही होगी, 29 तारीख दिखेगी नहीं। तो इसने कहा कि सौगंध है मुझे, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं जन्मदिन उसी दिन मनाऊंगा जिस दिन 29 फरवरी आएगी, चाहे मुझे 4 साल और वेट करना पड़े। क्योंकि लीप वर्ष बेसिकली 4 साल के अंतराल से आते,
तो बंदे ने 4 साल और वेट किए। 1904 को ध्यान से देखा तो वर्ष दिख रहा था, मैंने कहा 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, और 4 का नियम कहता है कि पूरे में भाग देने की कतई जरूरत नहीं है। अंतिम 2 डिजिट देख लीजिए, अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। आपने कहा सर ये लीप वर्ष है, मैंने कहा 4 का भाग अंतिम 2 डिजिट में जा रहा है तो लीप वर्ष, और लीप वर्ष है तो 29 फेब दिखेगी। तो ये अपना पहला जन्मदिन है एक बड़े से केक के साथ 1904 में मनाएगा। मैंने कहा कितने वर्ष बाद मनाया, तो आपने कहा सर यहाँ 1896 में पैदा हुआ आदमी 8 साल बाद जन्मदिन मना रहा है। वर्ष पूछ रहा है तो 8 साल है, ईयर पूछता तो 1904 है। बिल्कुल जिनका 8 वर्ष आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है। अब जिनका 4 ईयर आ रहा है तो वो समझ गए होंगे कि गलती क्या की, क्योंकि बीच में एक ऐसी शताब्दी आ गई जो 400 से डिवाइड नहीं हो रही। तो मैंने कहा ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष 4 साल से आए, लीप वर्ष 4 की बजाय 8 साल से भी आ सकते हैं, लेकिन कब? जब बीच में कोई ऐसी शताब्दी आ जाए जो 400 से डिवाइड नहीं हो, तो 4 की बजाय 8 साल से भी आ सकते हैं। चलिएगा, कैसा लगा ये क्वेश्चन एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। भाई मजा आया आपको इस क्वेश्चन में? है झटका लगा, दिमाग बन बनाया आपका? आपने सोचा ये क्या हुआ, हम तो 1900 में ही मना रहे थे केक, फोकट में अपन ने किसी के लिए खर्चा कर दिया। चलिएगा कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा इस बात का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा घूम घूम के एग्जामिनर पूछता है, पता नहीं कितना प्यार है उसको इस क्वेश्चन से। चलिएगा, एनालॉजी का बहुत प्यारा क्वेश्चन, और मैं कहूंगा कि किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा प्रेम जिन टॉपिक से है वो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, विषम छांटना, सीरीज, लुप्त संख्या, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बहुत प्रेम है, उसको भगता है और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से उठाता है। तो आपने ऐसा ठीक है, मैंने कहा संख्याओं का संबंध, जो संबंध 325 का 18 से है वो का वही संबंध 226 का कौन से ऑप्शन से होगा? आपने ऐसा 3 to 5 की बात करें ना तो ये बहुत ही प्यारा नंबर है। मैंने कहा इसका 18 से क्या संबंध है, तो आपने सर बताते हैं वही संबंध है 2 to 6 का किससे होगा ऑप्शन में, वो आपको बताना है। तो आपने कहा सर 225 जो है, सॉरी 325 जो है, मैंने कहा 18 का वर्ग 324 होता है, उससे +1 है, 18 के वर्ग से +1 है। भाई वर्ग क्यूब याद होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई बंदा ये सोचे कि मैं बिना वर्ग क्यूब, बिना टेबल याद किए, बिना अल्फाबेट याद किए एग्जाम निकाल दूं तो बहुत ही बड़ी बात है। कोई भगवान का आशीर्वाद ऊपर हो कि ना जा बच्चा नीचे जाएगा, ऐसे ही जॉब लग जाएगा तो बात अलग है। बाकी इस कंपटीशन के जमाने में बड़ी मेहनत की जरूरत है। चलिएगा, तो वही संबंध मैंने कहा ये 226 किसके वर्ग से +1 में था, आपने कहा जो ऑप्शन है वो 15 का वर्ग 225 होता है, उससे +1 करेंगे तो 226 आ जाएगा। मैंने कहा 15 इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। जिन साथियों का सियारा बिल्कुल 15 बिल्कुल परफेक्ट है, शानदार है, जानदार है, बहुत ही परफेक्ट तैयारी है। आपको रीजनिंग में केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है आपके ग्रुप के साथ मिलके। बाकी काम जो है, बाकी सब्जेक्ट जो है उनमें आप सेल्फ स्टडी और अपने ग्रुप के साथ पढ़िए, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिएगा, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। मुझे ये बताइए आप कि एक तो अपन ये देखते हैं बायलॉइड रिलेशन का क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन बायलॉइड रिलेशन का जो आपका वेट कर रहा है। चलिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा मुझे आंसर क्या आएगा इसका। भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट छाप दीजिए, देखिए क्या आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो आपके सर बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन का भाई है, तो इसका मतलब है कि एम में भाई है किसका, एन का। ये जो रिलेशन देता है ना हमेशा पहले वाले का देता है। तो मैंने कहा एम में भाई है किसका, एन का, तो एन को बैठाओ पहले। और एन का भाई कौन है, तो आपने कहा सर एम है। एन का भाई कौन है, एम। एम में भाई है किसका, एन का, तो प्लस लिख दिया। ये कंफर्म है कि ये भाई है, लेकिन एन के बारे में कोई जानकारी नहीं कि प्लस है या माइनस है। फिर कह रहा एन है पीक का भाई है, एन जो है वो पीक का भाई है, एन पीक का भाई है। मैंने कहा पीक को बगल में बैठा दीजिए, और एन पीक का भाई है तो इस पे भी प्लस लिख दिया। ये भी भाई है, एन पीक का भाई है तो ये भाई है, ये दोनों भाई भाई हो गए, लेकिन पीक के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर कह रहा है
क्यू एम का पिता है, क्यू एम का पिता है, मैंने कहा सुनिएगा ध्यान से, अपना क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है वो एम का पिता है, तो मैंने कहा एम का पिता कौन है, क्यू, तो क्यू को ऊपर वाली पीडी में बैठा दिया और ये पिता है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आपने आंसर ठीक है। अब अपने को देखो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, इस बात को भी देखिएगा ध्यान से कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब 3 बातें तो परफेक्ट लिखिए, बिल्कुल 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 जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया भाई, शानदार है, देखेंगे अपन। तो आपने कहा सर ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला कह रहा कि पी भाई है किसका, एम का। मैंने कहा देखो ये तो कंफर्म है कि दोनों भाई भाई है, लेकिन पी के बारे में कंफर्म नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो ये आंसर हो गया कि कौन सा सत्य नहीं है, निश्चित रूप से कौन सा सत्य नहीं है। मैंने कहा संभावना है, इसमें संभावना है कि पी एम का भाई है, मैंने कहा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो यही आंसर हो गया कि ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। बाकी कंफर्म है कि एम है भाई है किसका, पी का, एम में भाई है पी का, ठीक है परफेक्ट है क्योंकि प्लस लिखा तो ये भाई है। आगे लिख रहा है कि एन बेटा है किसका, क्यू का, एन बेटा है, ये भी परफेक्ट है क्योंकि ये इसका बेटा ये इसका भाई, तो ये भी बेटा ही होगा, इन तीनों के पिता ये हैं, तो ये भी परफेक्ट है कि एन पिता बेटा है। फिर कह रहा है कि एन भाई है किसका, एम का, एन भाई है एम का, ये भी परफेक्ट है। तो बिल्कुल जिनका ए ऑप्शन आ रहा था परफेक्ट है भाई, शानदार। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बहुत ही प्यारा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं भाई, बड़े प्यारे होते हैं। चलिए बताइएगा, यदि पी का अर्थ, अब देखिए ये गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर गणितीय संक्रियाओं को आजकल इतनी इज्जत देने लग गया कि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गणितीय संक्रियाओं के टाइप ही 2 ही होते हैं और दोनों टाइप पूछ रहा है वो। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाजक है और एस का अर्थ माइनस है। तो मुझे बताइए कि 44 क्यू 9R 12S 6Q 4P16 का मान कितना होगा। तो आपने कहा सर पहले तो चेंज कर देते हैं, मैंने कहा अल्फाबेट जहां जहां बैठे हैं उनको चेंज कर दीजिएगा। तो आपने कहा सर ठीक है इनको चेंज कर देते हैं, मैंने कहा 44 है, क्यू का मतलब क्या है, तो आपने सर क्यू का मतलब है गुणा 9 है, आर का मतलब क्या है, तो आपने सर आर का मतलब भाजक है, भाजक 12 है, एस का मतलब क्या तो माइनस है 6 है, क्यू का मतलब क्या तो मल्टीपल 4 है, पी का मतलब क्या तो प्लस है 16। मैंने कहा सोल्व कर लीजिए, आंसर दौड़ा दौड़ा आएगा, बगा बगा आएगा, बस चिन्ह परिवर्तन कर दिए, पी क्यू आर एस की जगह अपन ने प्लस माइनस गुणा भाग लिख दिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने आंसर ठीक है। मैंने कहा पहली बात तो इसको सोल्व करें, तो अपना बोर्ड मास नियम कहता है कि यदि जोड़ भाग की गुणा भाग हो तो सबसे पहले भाग सोल्व किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो आपने सबसे पहले भाग वाला सोल्व करेंगे, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख दीजिए कि 44 मल्टीपल में कितना, तो 9 डिवाइडेड बाई 12 है भाई, 9/12 लिख दिया, माइनस 6 है इंटू 4, मैंने कहा दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 24 प्लस में 16, मैंने कहा परफेक्ट है। मैंने कहा इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो आपने सर इसको सोल्व करे तो 4 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया तो 11 टाइम्स, मैंने कहा 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 9 दिख रहा है, तो आपने सर 1 टाइम्स यहाँ 3 टाइम्स, 11 का 3 गुना 33 माइनस 24 प्लस 16, मैंने कहा प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 33 और 16 कितना, 49 है, माइनस का 24 है, अरे बोलो कितना आंसर आया था, आपने सर 25। आंसर ए जिनका रहा बिल्कुल परफेक्ट है, A1 है, शानदार है, दुनिया की कोई सी भी ताकत हो आंसर एक को गलत नहीं बताया जा सकता। चलिएगा, बिल्कुल परफेक्टली जिनका आ रहा है भाई, नमस्कार सभी को, राम राम, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यास ने ऐसा ही बना रहे, क्योंकि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। आप अपनी तरफ से मेहनत रखिएगा, एक दिन वो होगा जो भी सपना आपका उससे ज्यादा ही अचीवमेंट होगा, ये अपना वादा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बड़े प्यारे ढंग से, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपने पास में, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अपना विषम छांटने का क्वेश्चन, विषम छांटने का क्वेश्चन है, मैंने कहा 4 वर्ड लिखे हैं, इन चारों में से अलग कौन सा है। तीन एक तरीके से सेम है, 3 एक तरीके से सेम है, एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, मैंने कहा डिफरेंट कौन सा होगा। तो आपने कहा सर वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें, ट्रेपेजियम का मतलब है समलम चतुर्भुज। क्या होता है समलम चतुर्भुज, मैंने कहा वर्ग है,
समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये तीनों जो है वर्ग समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये 2D आकृतियां हैं। ये 2D आकृतियां हैं। कौन सी आकृतियां हैं? 2D, 2 डायमेंशनल। केवल इनका जो है लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आपको सर ये 2D आकृतियां है, 2 डायमेंशनल आकृतियां हैं। लेकिन सिलेंडर की बात करें तो ये 3D आकृति है। इसकी LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो ये अलग है, ये अलग है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। आप कहोगे सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है तो ये एक 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है। तो ये डिफरेंट है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही बढ़िया। ये बताइए आप, एक विषम चांटा का और क्वेश्चन। विषम चांटा के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर टाइप इंपॉर्टेंट है, हर टाइप इंपॉर्टेंट है। वो संख्या वाला भी पूछता है, वो जीके जीएस वाला भी पूछता है जैसे ट्रेपेजियम वाला, और वो जो है अल्फाबेट वाला भी पूछता है। 3 टाइप विषम चांटा के तीनों इंपॉर्टेंट, 3 टाइप सादृश्यता के तीनों इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज लूप संख्या वैसे इंपॉर्टेंट है, गणितीय संख्याएं बस ये टॉपिक की तो रीड क्या डी है। कैलेंडर, घड़ी, गणगणा, पासा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, एग्जामिनर ज्यादा इनको वैल्यू नहीं देता। जितने कठिन है एग्जामिनर उतनी कम वैल्यू देता है इनको। चलिएगा, बताएगा मुझे आप। तो आप कहोगे सर यहाँ पहला ऑप्शन देखे ना, तो 9 का जो है वो 10 टाइम्स है, 9 को 10 से गुणा करें ना तो 90 है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। ये 6 का 7 गुना 42 है, यहाँ बीच में डैश लगा है ना, बीच में डैश लगा सबके। ये 4 का 9 गुना 36 है। मैंने कहा ये 5 का 6 गुना, 5 का 6 गुना 30, 5 का 6 गुना जो है यहाँ 30 लिखा है, कितना गुना? 6 गुना। तो 5 का 6 गुना 30 लिखा है, 5 का 6 गुना 30 लिखा है। आपने कहा सर ठीक है, 5 का 6 गुना 30 लिखा है। मैंने कहा देखिएगा ध्यान से कि आप देखोगे तो यहाँ 9 से अगले डिजिट है, 9 को अगले डिजिट से गुणा किया तो 90 आ गया। 6 को अगले डिजिट से गुणा किया, 6 से अगली संख्या 7 से गुणा किया 42 आ रहा है। 5 को अगली संख्या से गुणा किया तो 30 आ रहा है, लेकिन यह अगली संख्या से नहीं गुणा कर रहा, तो ये अलग है। ऑप्शन डी इज द परफेक्टली डिफरेंट, ऑप्शन डी इज द परफेक्टली डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ साथियों के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि 9 का वर्ग जो है 81 होता है, प्लस 9 किया तो 90, 6 का स्कोर 36 होता है, प्लस 6 किया तो 42 है, 5 का स्कोर 25 होता है, प्लस 5 किया तो 30 है। इसका मतलब यह है कि किसी संख्या का वर्ग करके वही संख्या जोड़ना, या अपन कह सकते हैं किसी संख्या को उससे अगली संख्या से गुणा करना, एक ही बात होती है। मैं कह दूं मैं 9 का वर्ग करके 9 जोड़ूंगा तो भी 90 आएगा, और 9 को अगली संख्या 10 से गुणा करूंगा तो भी 90 आएगा। दोनों बातें परफेक्ट है। हाँ भाई, कुछ साथियों के ये भी दिमाग में आया होगा। चलिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। चलिए बताइए आप, ये एक विषम छांट के बताइए मुझे। मैंने कहा 3 टाइप के होते हैं, ये तीसरा टाइप कि डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा बताएगा आप कि इनमें से अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है, जल्दी से बता दीजिए आप कि इनमें से अलग कौन है, इनमें से डिफरेंट कौन है। तो आप कहोगे सर यहाँ नंबरिंग का खेल है। मैंने कहा नंबरिंग दे लीजिए, विषम छांटना है, कौन सा अलग है। तो आपने कहा सर नंबरिंग यही लिख देते हैं। मैंने कहा यू की बात करें तो U21 नंबर, V22 नंबर, Y25 नंबर, C जो है वो 3 नंबर, H 8 नंबर। मैंने कहा C को 3 नंबर भी लिख सकते हैं, और C की बात करें तो 26 नंबर अक्सर Z होता है, तो 27 नंबर A, 28 नंबर B, 29 नंबर जो है वो C। तो मैंने कहा 26 से कितनी दूरी पे 3, तो इसको 29 नंबर भी कह सकते हैं, 29 भी कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने सर ठीक है। मैंने कहा देखो कितना बड़ा +1 है, फिर कितना बड़ा 21 से 25 है, 21 से 25 है, तो कितना बड़ा +4, सॉरी 22 से 25 है तो +3 है। फिर मैंने कहा 25 से 29 है, +4 है, और 29 मतलब 3 से 8, अब 29 को चाहे 3 को, 3 से 8 तो +5। मैंने कहा पैटर्न +1 +3 +4 +5 है। मैंने कहा इधर भी नंबर दीजिए। आपने सर J 10 नंबर का, K 11 नंबर का, N 14 नंबर का, R 18 नंबर का, V 22 नंबर का। मैंने कहा कितना बड़ा +1, कितना बड़ा +3, कितना बड़ा +4, कितना बड़ा +4। मैंने कहा यही। अब देखो यहाँ 1 3 4 5, 1 3 4 4। मैंने कहा एक पे और दे लीजिए, दोनों पे देने की जरूरत नहीं है। तो आपने सर प्रियंका चोपड़ा 16 साल, क्वेश्चन नंबर 17, T 20 नंबर, X 24 नंबर, C 3 नंबर, या
जो है 26 से कितना दूरी पे है, तो आपने कहा सर 3, मतलब 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 27वां अक्षर ए होता है, 28वां बी, 29 नंबर सी। तो मैंने कहा देख लीजिए पैटर्न, 1 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, और फिर 5 बड़ा। मैंने कहा 1 3 4 5, 1 3 4 5, तो वही पैटर्न यहाँ होगा, ये अलग है तो बी ऑप्शन अलग है। बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो 1 3 4 5 ही बढ़ेगा, क्योंकि जी 7 नंबर, ए 4 नंबर, के 11 नंबर और 15 नंबर, टी 20 नंबर। लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की कतई जरूरत है नहीं है, क्योंकि अपने को पता चल गया उनसे भी कि अपना अलग कौन है। तो बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन जिनका आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिएगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देख रहे हैं भाई अपन, बहुत ही जानदार जानदार क्वेश्चन। मुझे एक पासा का क्वेश्चन बताइए आप, एक पासे का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो पासे की बात करें तो आप एग्जाम में जाओगे तो इस चीज का चेक करना कि पासा कौन सा, साधारण या मानक। आप कहोगे सर पासा 2 प्रकार का होता है। मैंने कहा डाइस इज 2 टाइप, एक साधारण सिंपल डाइस और एक मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने कहा मानक पासे की 2 विपरीत सतह, आमने सामने की सतहों का टोटल 7 होता है, तो निकटतम सतह 2 पड़ोस की सतहों का टोटल 7 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट उल्टा साधारण है, इसमें विपरीत 7 होता है, इसमें विपरीत 7 नहीं होता, और विपरीत 7 नहीं होता तो निकटतम 7 होता है। बस ये साधारण पासा हो गया। और मानक पासे के तो आंसर भी फिक्स है कि 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा, 6 का 1 होगा, क्योंकि मानक पासे की 2 आमने सामने की दीवारों का टोटल कितना, तो आपने कहा सर 7। और मानक पासा कब होगा, जब निकटतम सतहों का टोटल 7 नहीं हो, किन्हीं भी 2 अंकों का टोटल 7 नहीं हो, तो विपरीत 7 होगा, और विपरीत 7 तो मानक और अमानक तो आंसर फिक्स है, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। मैंने कहा मेरे को पहले ये बताओ कि पासा कौन सा, तो आपने कहा सर यहाँ देखें 1 और 6 7 हो गया, निकटतम सतहों का टोटल 7 हो गया। मैंने कहा निकटतम सतहों का टोटल 7 है तो विपरीत 7 नहीं, तो पासा साधारण वाला है। आपने कहा गुरुजी इसमें 7 नहीं हो रहा, मैंने कहा जरूरी नहीं है दोनों में 7 हो, दोनों में से किसी एक में भी 7 हो जाए तो भी पासा साधारण, क्योंकि ये एक ही पासे की 2 स्थितियां है, ये 2 पासे नहीं है। एक ही पासे को अपन ने एक दिशा से फोटो ली तो ये डिब्बा आया, अपना मन किया कि दूसरी साइड से और लेते तो ये फोटो आ गई। तो एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों में से किसी एक भी पासे में किन्हीं भी 2 अंकों का टोटल 7 हो तो पासा कौन सा, साधारण। अब साधारण पासे के 2 नियम होते हैं, एक तो नियम होता है समान संख्या नियम, ये तब लगा सकते हैं जब दोनों पासों में 2-2 अंक कॉमन हो, और समान संख्या नियम बिल्कुल आसान होता है कि 2 पासों में 2-2 अंक समान होना, तो बाकी बचे दोनों एक दूसरे के विपरीत। और दूसरा नियम होता है रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम, और घूर्णन का नियम तब लगा सकते हैं जब दोनों पासों में एक एक कॉमन हो। मैंने कहा कौन सा नियम लगा सकते हैं इस पासे पे, तो आपने कहा गुरुजी दोनों में एक एक कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा एक एक कॉमन दिख रहा है, देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 2 3 5 6 एक एक कॉमन दिख रहा है, तो घूर्णन का नियम लगाते थे। मैंने कहा घूर्णन का नियम ये कहता है कि जो अंक कॉमन है उसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमोगे, और बाद में जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा शुरुआत कॉमन अंक से करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसे नहीं कि कहीं से भी शुरुआत कर दो, कॉमन अंक जो भी दोनों में है शुरुआत उसी अंक से होगी। मैंने कहा 1 से चले तो बोलो कौन आया, तो आपने कहा सर घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, 1 से चले तो 5 आया, 5 से चले तो 6 आया। मैंने कहा इस पासे की कहानी तो खत्म। दूसरे वाले में चले तो जो कॉमन है सबसे पहले उसी को बैठाएंगे। 1 से चले, अरे बोलो कौन आया, 3 है, फिर 3 से चलेंगे तो 2, मैंने कहा ऊपर नीचे लिख लेंगे। जो अंक कॉमन है उससे घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम लेंगे, बाद में जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि 3 का पूछता तो 5, 5 का पूछता तो 3, 6 का पूछे तो 2, 2 का पूछे तो 6, और यदि 4 दीवारों का पता चल जाए, टोटल सरफेस 6, तो बाकी बची हुई दोनों एक दूसरे के विपरीत। और यदि 1 का पूछ ले तो 1 से 6 तक के अंक होते हैं, कौन सा अंक बचा था आपके सर 1 का 4 है, 1 का कौन होगा 4 है,
किसका पूछ रहा है कि 6 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी, मतलब 6 का विपरीत पूछ रहा है। मैंने कहा 6 का विपरीत देख लीजिए, तो आपने सर 6 का विपरीत होगा तो 6 का विपरीत कितना होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल चिन्ह का 2 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दुनिया की कोई सी भी ताकत हो आंसर गलत नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डाइस मेनली दो टाइप का, एक साधारण एक मानक। मानक पार्सेक की विपरीत सतहों का टोटल 7, तो निकटतम 7 नहीं होता, इसमें निकटतम 7 होता तो विपरीत 7 नहीं। मानक पासे में आंसर भी फिक्स है, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। मैंने कहा साधारण पासे के 2 नियम, एक समान संख्या नियम, दूसरा गुणन का नियम। भाई साहब को कब लगा सकते हैं, जब दोनों में 2-2 अंक कॉमन हो। गुणन का नियम कब लगा सकते हैं, जब दोनों में 1-1 अंक कॉमन हो। 1-1 अंक कॉमन था, गुणन का नियम लगा दिया, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे वो एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। बहुत ही बढ़िया, चलिएगा भाई जल्दी से बता दीजिए। एक है वेन आरेख का क्वेश्चन, वेन आरेख का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मुझे बता दीजिए आप है कि इन तीनों के बीच में कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है, जो बिल्कुल परफेक्ट संबंध दर्शाएगा। तो आपने कहा सर तारा, सूर्य और बुध की बात करें तो तीनों के बीच में कौन सा संबंध होगा। मैंने कहा सूर्य जो है वो एक तारा है, सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा है, सूर्य एक तारा है। लेकिन बुध की बात करें तो ये एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, तो इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। तो सूर्य जो है वो किस में आ गया, तारा के अंदर। सूर्य किसके अंदर आ गया, तो आपने कहा सर तारा के अंदर भाग बना दिया, तारा का ही एक हिस्सा है। सूर्य एक तारा है लेकिन बुध एक ग्रह है, तो उसको अलग बना दिया। मैंने कहा ऐसा प्यारा डायग्राम कहीं दिख रहा है क्या, आपने कहा सर डी ऑप्शन स्वागत कर रहा है अपना। मैंने कहा डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द शानदार, जानदार, मस्त, जबरदस्त, लाजवाब। चलिएगा भाई, बहुत ही प्यारे कमेंट आ रहे हैं आपके। भगवान आपको 250 साल उम्र दे, आप ऐसे ही चमकते रहो, यही काम करते रहो, मजेदार तरीके से एक रेपुटेटेड जिंदगी जियो आप। चलिएगा, बहुत ही शानदार है। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। अब मुझे एक क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए न्याय वाक्य का। कौन सा क्वेश्चन, न्याय वाक्य का। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कथन लिखे हैं, निष्कर्ष लिखे हैं। मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष परफेक्ट है, कौन सा नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हो, सिलोजम का क्वेश्चन हो तो वेन आरेख बना लेंगे, कथन में लिखी हुई बात को वेन आरेख के रूप में छाप देंगे। आपने कहा सर सभी कुत्ते बेल है, मैंने कहा बना दीजिए। सभी कुत्ते बेल है तो पहले तो ये ध्यान रखना कि सभी लिखा है तो पहले के ऊपर दूसरे का डायग्राम बना देंगे। कुछ लिखा होता तो डायग्राम ऐसा बना देते, सभी लिखा है तो पहले के ऊपर दूसरे का डायग्राम। मैंने कहा कुत्ते के ऊपर किसका बना दीजिए, बेल का। सभी कुत्ते क्या है, बेल है। फिर कह रहा है सभी बेहल, सभी बेल बकरियां हैं तो बेल के ऊपर किसका बना दिया, बकरी का। मैंने कहा ये तो बन गया डायग्राम। और डायग्राम जब भी ऐसा हो इतना ध्यान रख लेना कि यदि आप अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हो तो हमेशा पूरा पूरा भाग आएगा तो सभी होगा, और बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो कुछ भाग कॉमन होगा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो कुछ भाग कॉमन होगा तो कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ये अपना गांव है और ये अपना जो है जिला है। मैंने कहा अंदर से बाहर की तरफ निकलो तो आपने सर अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो अपने गांव का पूरा पूरा भाग आ रहा तो सभी होगा। मैंने कहा बाहर से अंदर की तरफ आए तो आपने कहा सर जिले का कुछ भाग गांव के पास है, तो अंदर से बाहर की तरफ गए तो ये पूरा पूरा भाग आएगा तो सभी होगा। बाहर से अंदर की तरफ आए तो कुछ भाग आ रहा है, जिले का इतना बड़ा भाग उसमें से कुछ भाग गांव के पास है तो कुछ होगा। मैंने कहा वही परफेक्ट सॉल्यूशन। अब देख लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपने कहा सर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कुत्ते बकरियां। मैंने कहा पहले पे डॉट लगाइए और दूसरे की तरफ चल लीजिए, पहले पे डॉट लगाइए दूसरे की तरफ चल लीजिए। तो आपने कहा सर कुत्ते पे लगाया डॉट, बकरी की तरफ चले, इसका मतलब है कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सारे के सारे कुत्ते किस में आ रहे हैं, बकरियों का अंदर, तो सभी लिखा हुआ होना चाहिए, सभी लिखा है तो परफेक्ट है। सभी कुत्ते क्या है, बकरियां है। फिर बाद में बात करें तो दूसरे को देखा तो पहले पे लगाया डॉट, दूसरे नाम की तरफ चले हैं। आपने कहा सर बकरियों पे लगाया डॉट है, कुत्ते की तरफ आए हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये भी परफेक्ट लिखा है। दोनों बातें परफेक्ट है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा जी,
बहुत ही शानदार तरीके से मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। मैंने मेरी तरफ से 100% आपको दे दी है, आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिएगा, अपनी मेहनत पे और जोर दीजिए, क्योंकि जब तक सपना पूरा नहीं हो अपने माता पिता का, तब तक अपने को रुकना नहीं है, और यही उम्र है कुछ करने की। चलेगा, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बंद कर देना रिकॉर्डिंग।